हेलो डियर, स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज का वीडियो आपके सामने है क्योंकि आपको पता है MSN1 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस हिसाब से सेकेंड ईयर के लिए तो जो भी मेरे डियर सेकेंड ईयर है, आज का वीडियो है। यहाँ 3 प्रश्न लेकर आए हैं। इस तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर में रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, रीनल स्टोन या कैलकली या नेफ्रोलिथियासिस कहिए, ठीक है। कोई भी कहिए, तीनों नाम एक ही है। चाहे आप रीनल स्टोन कहे, चाहे कैलकली कहे, या फिर आप नेफ्रोलिथियासिस कहे। ओके, रीनल स्टोन, कैलकली या फिर नेफ्रोलिथियासिस, तीनों में से जो भी नाम आपके सामने आ जाए समझ जाइएगा कि यह जो है इसी प्रश्न का बात कर रहा है। ओके, चलिए इसका टोटल कंप्लीट देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये रीनल स्टोन या कैलकली या नेफ्रोलिथियासिस होता क्या है। तो गुर्दे में यानी किडनी में पथरी बनना रीनल स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। सीधी सी बात है, रीनल स्टोन है तो मतलब कहीं ना कहीं रीनल मतलब गुर्दा, किडनी में ही स्टोन होगा। कैलकली है मतलब वही चीज़ है किडनी में। नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी में पथरी बनना ही रीनल स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। ओके, चलिए अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो माय डियर, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किडनी में किसी को देखते होइएगा स्टोन हो जाता है, उसको बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कुछ कंडीशन में वंशागत हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, जिसके कारण जो है किसी में होगा, ठीक है। लंबे समय तक निर्जलीकरण, अगर लंबे समय तक बिना पानी के रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे किडनी को पानी चाहिए, समझ गए। तो लंबे समय तक निर्जलीकरण रहना भी, प्यासा रहना भी प्रॉब्लम की बातें करेगा स्टोन बनाने का। गुर्दे में संक्रमण, कोई किडनी में इन्फेक्शन भी इसका कारण बन सकता है। भोजन में लवणों की अधिक उपयोग, मतलब भोजन में जो लवण होता है उसका अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है, ये भी कारण बनेगा। विटामिन डी का अधिक सेवन, अगर बहुत ज़्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिससे दूध से बना हुआ सामान का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जिससे विटामिन डी अधिक बॉडी में होगा तो ये बनेगा, ठीक है। पथरीले इलाके में रहना, अब ये भी बातें होता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। पथरीले इलाके में रहेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। स्पाइनल में, मेरुदंड में चोट लगना, स्पाइनल में चोट लगने से भी ये चीज़ें हो सकता है। लंबे स्थिति में एक ही स्थिति में खड़े रहना, इमोबिलाइजेशन, मतलब अपने जगह से हिलना डुलना नहीं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं एक ही जगह पे। मूत्र नालिका का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई मूत्र नली का संक्रमण। मूत्र मार्ग में रुकावट जैसे BPH, पेल्विक ट्यूमर, तो इन सभी कारणों से आपके किडनी में जो है स्टोन बन सकते हैं। तो ये सभी के सभी कारण आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। बस आपको इसको जो है अच्छे से याद करना है कि मूत्र मार्ग में रुकावट, मूत्र नली का संक्रमण, लंबे समय तक खड़ा होना, स्पाइनल में चोट लगना, पथरीले इलाके में रहना, विटामिन डी का अधिक सेवन करना, लवण का अधिक उपयोग करना, गुर्दे में संक्रमण होना, लंबे समय तक डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होना और वंशागत भी, ये सारे कारण हो सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कारण। अब देखिए नेफ्रोलिथियासिस मीन्स रीनल स्टोन का क्या लक्षण होता है। कारण तो जान गए कि इन कारण से हो सकता है, बाकी लक्षण क्या होता है तो लक्षण में देख लीजिए। अगर किसी को इस प्रकार से किडनी में स्टोन है तो उसको तेज दर्द होगा, पेट में दोनों साइड, दहिना में जिस भी साइड में हो उस साइड में काफ़ी गंभीर दर्द होता है। पेट आपका फूला फूला सा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, समझ गए, पेट फूला फूला लगेगा। मूत्र में रक्त आ सकता है, हेमेचुरिया। ओके, मूत्र का आना बंद हो सकता है, एनुरिया। अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी इससे आपका जो है प्रॉब्लम करने लगेगा, यूरिन नहीं पास करेगा। मूत्र में पथरी के टुकड़े निकलना, ठीक है ना। लक्षण ये भी दिखे जा सकते हैं कि आपके मूत्र के रास्ते से जो है पथरी के हल्का हल्का छोटा छोटा जो है टुकड़ा निकल सकता है, ठीक है ना। जी घबराना, उल्टी होना, तो ये सब जो है आपके लक्षण है किसका, किडनी स्टोन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए इसका निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या होता है माय डियर। तो डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री लिया जाता है पेशेंट का, इतिहास लिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, शारीरिक परीक्षण जिसे कहते हैं, CT स्कैन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है ना। MRI भी करवाया जा सकता है, स्टोन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन टेस्ट जिसको बोलते हैं, KUB, किडनी यूरेटर ब्लेडर का एक्सरे करवाया जाता है।
आईपीवी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी हो सकता है। तो ये सब डायग्नोसिस का एक हिस्सा है, जो भी डॉक्टर को लगता है उसका जो है उपयोग करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, चाहे सीटी स्कैन, एक्सरे, यूरिन, यूएसजी भी होता है, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ें हैं। आप मान गए किसी को स्टोन है किडनी में और वह अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा तो उससे जटिलता होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा और प्रॉब्लम होगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और हो सकता है, जिसको चलिए हम लोग बताते हैं। पहला होगा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन, गंभीर रुकावट। पहला जटिलता यही होगा कि इससे गंभीर रुकावट आ सकता है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है यूरिन में, ठीक है। रीनल फेलुअर, गुर्दा फेल हो सकता है किडनी में स्टोन के वजह से। यूरेटर या रीनल पेल्विस पर दबाव से नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब यूरेटर और रीनल पेल्विस का जो ऊतक है क्षतिग्रस्त हो सकता है। गुर्दे में पानी का या मूत्र भर जाना और आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स आपके किडनी में ही जो है पानी भर जाएगा या मूत्र भर जाएगा, समझ गए। तो यही जो है आपके जटिलता होता है, जटिलता याद रखिएगा, समझ गए। क्योंकि 4-5 बीमारी दे देगा, कहेगा 2-2 3-3 जटिलता बताइए, तो आपको जटिलता बताना होगा कि गंभीर मूत्र में गंभीर रुकावट, रीनल फेलुअर होना, ठीक है, यूरेटर या रीनल पेल्विस पर दबाव पड़ना, गुर्दे में पानी या मूत्र का भरना, ठीक है, ये जटिलता है। अब आगे आता है ट्रीटमेंट की बात है। तो ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि स्टोन वाले पेशेंट का सर्जरी भी हो सकता है और दवाइयाँ से अगर नहीं गलता है तो सर्जरी ही होता है। तो चलिए पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, चिकित्सा प्रबंध देखेंगे। ओके, चिकित्सा प्रबंध में पहला पॉइंट है रोगी के स्टोन फॉर्मेशन को रोकने अथवा तोड़ने वाली दवाइयाँ दी जाती है। पहला पॉइंट मेडिकल मैनेजमेंट में यही होगा कि स्टोन बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको रोकने के लिए और उस स्टोन जो बन चुका है उसे तोड़ने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। जैसे यूरेट कैलकली के लिए, समझ गए ना, यूरेट अगर कैलकली हो तो उसके लिए एलोप्यूरिनोल, ट्रिपल स्टोन के लिए एंटीबायोटिक्स, अन्य स्टोन के लिए सोडा बाइकार्ब या सोडियम जो है आपके सिट्रेट जो है दिए जाते हैं। तो आपके सामने में है, देख लीजिए। ट्रीटमेंट प्रबंध में अगर पेशेंट में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा हो तो यूरेट कैलकली के लिए एलोप्यूरिनोल देंगे, ठीक है। ट्रिपल स्टोन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, अन्य स्टोन के लिए सोडा बाइकार्ब या सोडियम साइट्रेट देते हैं, ठीक है। ये सब दवाइयाँ में मौजूद होता है और ये सब कंपोजिशन के नाम है, ये सब याद रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा है डायूरेटिक थेरेपी देते हैं, जिससे अनियंत्रित जो फ्लूइड है भरा हुआ तरल उसको निकालता है, फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, मेनिटोल। ओके, संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक देते हैं जैसे सेफेटोजाइम, जेंटामाइसिन। ओके, दर्द को कम करने हेतु एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाइयाँ ट्रामाडोल, मेप्राडीन, ठीक है, याद रखिएगा। उल्टी के उपचार हेतु एंटी इमेटिक्स देते हैं जैसे ओडेनएस्टेरोन, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड याद रखिएगा। आवश्यकता होने पर यह विधि भी उपयोग में लाई जाती है। कौन सी विधि? जैसे ESW या लिथोट्रॉप्सी, ठीक है ना, ESW या लिथोट्रॉप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरिल शॉक वेव, ESW यही होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरिल शॉक वेव या लिथोट्रॉप्सी। इसमें लेजर किरणों को शॉक वेव के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, एवं रीनल स्टोन पर आघात की जाती है जिससे स्टोन टूटकर बिखर जाता है, वह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो है ज़्यादा लोग खोजता है कि लेजर सर्जरी होता है, लेजर सर्जरी, तो यही लेजर सर्जरी वाला है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को बिना जो है ज़्यादा समस्या के जो है उसके स्टोन पर जो है लेजर किरण डाला जाता है, जिससे जो है वो क्या होता है, स्टोन टूट जाता है और मूत्र के रास्ते से निकल जाता है, जिसमें शॉक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। यही लिथोट्रेप्सी या ESW होता है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी जब पथरी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो तो मूत्र के द्वारा रास्ते में कैमरा युक्त स्कोप अंदर डाला जाता है जिसे सिस्टोस्कोप कहते हैं, एवं स्टोन को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब यह किडनी वाला स्टोन जब आकर यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए, फंस जाए या फिर यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में हो तो वहाँ पे एक सिस्टोस्कोप कैमरा वाला जो है उपकरण को डाला जाता है मूत्र के रास्ते से और स्टोन को खींचकर बाहर जो है निकाल दिया जाता है, समझ गए ना। तो ये सिस्टोस्कोप होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दवाई की बात करेगा तो दवाई में आप लोग ये वाला सब लिख दीजिएगा कि अगर रोगी को स्टोन फॉर्मेशन को रोकना है
तो यूरेट कलकली के लिए एलोप्यूरिनॉल देते हैं, ट्रिपल स्टोन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, अन स्टोन के लिए सोडा बाइकार्बोनेट सोडियम साइट्रेट देते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बाकी ये सब तो सिम्टोमेटिक इलाज है, उल्टी का, दर्द का। ठीक है ना, आगे चलिए सर्जिकल प्रबंध देखते हैं। अब माय डियर, आपको पता है सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जरी होगा, तो सबसे पहले पीसीएन डालना, पर क्यूटेनियस नेफ्रोएस्टोमी। तो जो पीसीएन होता है, पर क्यूटेनियस नेफ्रोएस्टोमी, ठीक है, तो ये भी किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस में। स्टोन रिमूवल सर्जरी किया जाता है या नेफ्रेक्टोमी किया जाता है, जिसमें पूरे किडनी को ही हटा दिया जाता है। समझ गए। तो इसमें मल्टीपल, बहुत ज़्यादा मल्टीपल होने से, बार बार बनने से, अगर एक बार ऑपरेशन करके निकलवा दिए स्टोन, फिर से बन गया, फिर से बन गया, 2 3 है, 4 है, 5 है, मल्टीपल संख्या में है, बार बार बन रहा है, तो फिर आपके किडनी को ही जो है क्या किया जाता है, नेफ्रोक्टोमी करके हटा दिया जाता है। ठीक है, बाकी पीसीएन डालना, स्टोन रिमूवल सर्जरी और नेफ्रोक्टोमी, ये तीनों सर्जरी होता है, जिसको आपको ध्यान देकर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने मेडिकल, नर्सिंग दोनों बता दिए। रही बात नर्सिंग प्रबंध की, तो नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या करेंगे देख लीजिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए कहें, ज़्यादा से ज़्यादा। रोगी को साफ एवं स्वच्छ पानी पीने के लिए सलाह दें। रोगी को बीज युक्त फलों का सेवन न करने की सलाह दें। वैसा फल जिसको बीज सहित अंदर खाते हैं, वैसा फल खाने को सलाह नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हो गया टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ये सब को फल सहित, इसके अंदर के जो बीज होता है उसके सहित खा जाते हैं, तो ऐसे फल नहीं खाएंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के दौरान लो सोडियम कैल्शियम और लो ऑक्जेलेट डाइट लेने की सलाह दें। अगर किसी को कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है तो उसको कैल्शियम लो लेने की सलाह दें, लो ऑक्जेलेट भी लेने की सलाह दें। कैल्शियम फॉस्फेट वाला अगर हो तो फिर लो कैल्शियम और लो फॉस्फेट डाइट देनी चाहिए। ठीक है, लेने की सलाह देंगे। 6 है यूरिक एसिड स्टोन के दौरान लो प्यूरिन डाइट देने की सलाह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया है, ऊपर टोटल हिंदी पढ़ लिए, तो नीचे टोटल इंग्लिश दिया गया है। बस इसके इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है, याद कर लेना है, कोई खास होता नहीं है। ठीक है, एक एक वर्ड का तो आंसर सब है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, और यही सब 5 5 नंबर में पूछ लेता है। समझ गए ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने एक और ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है बीपीएच। बीपीएच पूछा गया है, 5 नंबर में पूछेगा भी। बीपीएच मतलब होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जिसका प्रोस्टेट बढ़ जाता है ना, वही बीमारी होता है बीपीएच। समझ गए, प्रोस्टेट बढ़ जाना को ही बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि आकार में वृद्धि होना। ठीक है ना, तो वही चीज़ें है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। बीपीएच होता क्या है। बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यह एक रोग है जिसमें पुरुषों की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका आकार अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरोध हो जाता है। क्योंकि यह प्रोस्टेट बड़ा होने पर यह क्या करता है कि मूत्र मार्ग पर अपना दबाव डालता है। समझ गए ना, क्योंकि मूत्र मार्ग के ठीक पीछे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक पीछे और ऊपर होता है, तो जिससे यह बढ़ने से मूत्र मार्ग पर प्रेशर डालता है। समझ गए ना, तो इसके लिए मूत्र जो है प्रॉब्लम करता है पेशेंट में। तो बीपीएच वाले पेशेंट को, जो पुरुष में होता है, चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो पुरुष में ही होता है, तो वह प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग अवरोध हो जाता है और मूत्र त्याग करने में पेशेंट को बहुत दिक्कत आता है या बार बार मूत्र लगता है। ठीक है ना। कारण क्या है माय डियर। अब इसके होने के कारण बहुतों सारा कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण होता है अधिक आयु। 40 वर्ष से अधिक आयु में यह देखा जाता है, खासकर मामलों में ज़्यादा एज के जो व्यक्ति होते हैं उसमें यह देखने को मिलता है, ज़्यादा सा चांसेज होता है। ठीक है ना। बार बार मूत्र का संक्रमण होना। अब आपको पता है कि मूत्र मार्ग से कनेक्ट है आपका क्या चीज़, प्रोस्टेट। तो अगर बार बार आपके यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में संक्रमण होगा, तो जाहिर सी बातें हैं कि वो संक्रमण आपके प्रोस्टेट में भी होगा। समझ गए। कुपोषण भी इसका रीजन होता है। प्रोस्टेट पर चोट लगना, आपके प्रोस्टेट के आसपास चोट लग गया है तो यह भी कारण होगा हाइपरट्रॉफी होना प्रोस्टेट में। हार्मोन संबंधी रोग, आपके हार्मोन से रिलेटेड कोई रोग होगा तो वह भी जो है आपके प्रोस्टेट को प्रभावित कर सकता है। तो यही है, अधिक आयु, बार बार मूत्र संक्रमण, कुपोषण, प्रोस्टेट पर चोट लगना, हार्मोन संबंधी रोग, यही जो है, कोई खास नहीं है, 4 5 आपके इसके कारण है। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए
लक्षण की बात किया जाए तो अब किसी को प्रोस्टेट बढ़ने से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स आपके सामने में है। मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, मतलब किसी को अगर प्रोस्टेट बढ़ा है तो उसको मूत्र त्याग करने में जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वह मूत्र को रोकता है प्रोस्टेट। मूत्र रोकने में असमर्थ, व्यक्ति मूत्र को रोकने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। मूत्र में रक्तस्राव आ सकता है। ब्लेडर मतलब मूत्र स्राव जो है भरा भरा सा अनुभव होगा, ठीक है ना, फुलनेस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। बार बार मूत्र त्याग, रात्रि में खासकर नॉक्ट्यूरिया। मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द होता है, समझ गए। प्रोस्टेट का बाहर से फूला हुआ दिखाई देना, प्रोस्टेट जो है आपको दिखाई भी देगा अगर प्रोस्टेट बढ़ा रहेगा बाहर से, जिसको प्रोस्टेमेगली कहते हैं। और मूत्र मार्ग में संक्रमण। तो ये सब कुछ लक्षण है, जिस लक्षण को आपको मैंने दिखाया कि मूत्र त्याग करने में जोर लगाना, मूत्र रोकने में असमर्थ होना, मूत्र में रक्तस्राव आना, ब्लेडर भरा हुआ यानी मूत्राशय भरा हुआ अनुभव लगना। अब मूत्र नहीं निकलेगा, कम कम निकलेगा तो मूत्राशय भरा हुआ लगेगा ही ना। बार बार मूत्र त्याग में करने का प्रयास करना, मूत्र त्याग करने में कठिनाई एवं दर्द होना, प्रोस्टेट बाहर से फूला हुआ दिखाई देना, मूत्र मार्ग में संक्रमण होना। तो ये कुछ लक्षण है जिसको मैंने आपको बताया। रही बात इसके निदान की, तो निदान है आपके सामने में है। इतिहास लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो मस्ट है किसी भी बीमारी के लिए। ब्लड सीरम के जांच में यूरिया की जांच किया जाता है, क्रिएटिनाइन का जांच किया जाता है। यह बेसिकली आपके फंक्शन देखने के लिए किया जाता है कि आपके किडनी कैसा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्टेट सीरम एंटीजन, PSA टेस्ट होता है। प्रोस्टेट सीरम एंटीजन PSA टेस्ट होता है, समझ गए। प्रोस्टेट सीरम एंटीजन, जिसको प्रोस्टेट का बीमारी होता है उसको PSA करवाया जाता है। उसके बाद सिस्टोस्कोपी होता है, समझ गए ना, मूत्राशय में डालकर कैमरा से जांच किया जाता है। और यहाँ पे है यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें यूरिन का कल्चर टेस्ट, रूटीन टेस्ट जो भी है किया जाता है। और इससे जो है पता किया जाता है कि पेशेंट में प्रोस्टेट किस कंडीशन में है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा चीज़ है, निदान बता दिए। रही बात जटिलता की, कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई पेशेंट है इस पर ध्यान नहीं देगा तो उसके अंदर जटिलता क्या होगा। जटिलता ही होगा कि जो रक्तस्राव हल्का हल्का यूरिन में आ रहा है वह ज़्यादा आने लगेगा, समझ गए। मूत्राशय ऐंठन, ब्लेडर स्पाज्म, मतलब जो मूत्राशय है उसमें ऐंठन भरा दर्द होगा। मूत्र रुकना, यूरिन रिटेंशन, मूत्र बिल्कुल नहीं आएगा, रुक जाएगा। संक्रमण भयानक हो सकता है, आघात लग सकता है, पेशेंट में शॉक लग सकता है। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन, अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सब जो है आपके जटिलता है, ये जटिलता जरूर याद रखिएगा कि रक्तस्राव होना, मूत्राशय ऐंठन होना, मूत्र रुकना, संक्रमण होना, आघात लगना, मूत्र मार्ग में अवरुद्ध होना। तो ये सब कुछ डिटेल है जिसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जटिलता में। रही बात चिकित्सीय प्रबंध में, तो चिकित्सीय प्रबंध में कुछ दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है, डायूरेटिक थेरेपी दिया जाता है। और तीसरा में लिख लीजिएगा कुछ अन्य थेरेपी भी दिया जाता है जो प्रोस्टेट मांसपेशियों को क्या करता है, शिथिल करता है। जैसे आपको प्रोस्टे गार्ड होता है, ठीक है ना, एक होता है प्रोस्टे गार्ड होता है दवाई का नाम। वह जो है आपके प्रोस्टेट जो मसल्स होता है उसको रिलैक्स करता है, रिलैक्सन के लिए दवाई भी दिया जाता है। प्रोस्टेट मसल्स को रिलैक्सन करने के लिए दवाई दिया जाता है, जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। तो तीसरा में क्या लिखिएगा कि मसल्स रिलैक्सन्स का भी दवाई दिया जाता है प्रोस्टेट के लिए, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। सर्जिकल प्रबंध में आपके सामने में है, एक होता है TURP, क्या आता है, ट्रांस यूरेथनल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, समझ गए। TURP, T फॉर ट्रांस, U फॉर यूरेथ्रल, R फॉर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। और उस ग्रंथि को मूत्र नाल से होकर अनुच्छेदन करना, समझ गए ना। और इस ग्रंथि को मूत्र नाल से होकर अनुच्छेद कर दिया जाता है, रिसेक्स कर दिया जाता है। प्रोस्टेक्टोमी, इसमें ओपन सर्जरी की जाती है एवं संपूर्ण प्रोस्टेट ग्रंथि को ही हटा दिया जाता है, इसी को हम लोग प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। तो ये हमारा सर्जिकल विधि है, ठीक है। चलिए, बाकी नर्सिंग प्रबंध है तो मैं आपको नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे PDF को, जिनको नहीं लिख पाएंगे वो अपना नर्सिंग प्रबंध लिख लीजिएगा। बाकी खुद सोचिए, किसी पेशेंट को सर्जरी होना है या सर्जरी हुआ है प्रोस्टेट का, तो आप उसका ध्यान ख्याल कैसे रखेंगे, ये तो कॉमन सी बातें हैं, यही आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, नर्सिंग मैनेजमेंट, समझ गए। तो इसको हम नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं देखेंगे, आपको जिनको नहीं लिखने हो पाएगा वो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक PDF का रहेगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए करते हैं आगे शुरू।
अब यहाँ पे टोटल के टोटल इंग्लिश भी दिया गया है, बीपीएच के बारे में, बेनाइन, ठीक है ना, बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के बारे में यहाँ पे टोटल ऊपर हिंदी था, नीचे इंग्लिश भी दिया गया है। तो जो लोग भी डियर कैंडिडेट है अपना हिंदी इंग्लिश सब में देखिए, सब में आपको काम देगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न मैंने बताया था कि 3 प्रश्न करेंगे, तो एक और खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने में है। प्रश्न क्या है, कहता है सिस्टाइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस क्या होता है, और यह सिस्टाइटिस जो है आपको कहाँ से बना है अभी पता चल जाएगा। इसके कारण, लक्षण, निदान, प्रबंध सब चीज़ बताना है। चलिए सिस्टाइटिस के बारे में देखते हैं कि सिस्टाइटिस होता क्या है। माय डियर, सिस्टाइटिस कहने का अर्थ होता है, कहीं भी अगर सिस्टाइटिस देखिएगा तो सबसे पहले तो ये समझिए किसी भी चीज़ के अंत में अगर आपका आइटिस लगा है मेडिकल में, तो उसको समझिएगा कि यह इन्फ्लामेशन है, ठीक है, यह इन्फ्लामेशन है। तो आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में क्या होता है, सूजन होना, दर्द होना, ललीमा होना, यही सब जो है आपके इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं। ओके, चलिए, तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिन ब्लैडर, मतलब मूत्राशय में प्रदाह होना ही सिस्टाइटिस कहलाता है। जो यूरिन को जो स्टोर करके रखने वाला जो मूत्राशय होता है, मूत्र को स्टोर करने वाला जो मूत्राशय है, उसमें इन्फ्लामेशन होना, यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन होना ही सिस्टाइटिस कहलाता है। समझ गए चीज़ों को, आगे चलिए। कारण क्या है, तो कारण यही है कि पेरिनियम क्षेत्र का साफ सफाई नहीं रखना। पेरिनियम क्षेत्र का साफ सफाई नहीं रखिएगा तो ब्लैडर को इन्फेक्ट करेगा। यौन संबंध मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी साफ सफाई नहीं रखना, समझ गए ना। ग्राम निगेटिव जीवाणु संक्रमण जैसे ई कोली, उसके बाद है स्यूडोमोनास, ठीक है ना, स्यूडोमोनास। कम पानी पीना, मूत्र मार्ग की सर्जरी, ठीक है ना, मूत्र मार्ग की कोई सर्जरी हुआ है, लंबे समय से कैथेटर लगा होना, निर्जलीकरण, मधुमेह, तमाम ऐसे कारण हैं जो आपके सिस्टाइटिस का बनता है। गर्भ अवस्था, अधिक उम्र, कोई जांच जैसे वैजिनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, कोई जांच भी इसका कारण बनता है। अब मान गया वैजिनोस्कोपी, वैजिना में जो है एक यंत्र डाला गया जांच करने के लिए, और वह यंत्र जो है आपको जो है इन्फेक्ट कर दिया किसको, ब्लैडर को, तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यही सारा चीज़ है आपके सामने मैंने टोटल दे दिया है। इसके कारण एक बार और देखिए, पेरिनियम क्षेत्र की साफ़ सफाई नहीं रखना, यौन संबंध बनाने के बाद भी जो है साफ़ सफाई ना करना, ग्राम निगेटिव जीवाणु जैसे ई कोली का संक्रमण, कम पानी पीना, मूत्रमार्ग का कोई पहले से सर्जरी हो रखा है, लंबे समय से कोई कैथेटर लगा रहा होगा तो उससे भी सिस्टाइटिस हो सकता है। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण भी हो सकता है, कारण बन सकता है। मधुमेह रोग भी इसका कारण बन सकता है, और मधुमेह रोग वाले को तो, डायबिटीज़ वाले को तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है। गर्भावस्था भी इसका कारण बन सकता है, अधिक उम्र भी कारण बनेगा, और कोई जांच जैसे वैजिनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, यह भी जो है आपके कारण बनते हैं ये सारे चीज़ होने का। ओके, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण आपके सामने में है। लक्षण है सिम्टॉम्स, सिम्टॉम्स चलिए हम लोग देखते हैं। अब आपको समझिए मूत्राशय में इन्फ्लामेशन है तो क्या क्या मूत्राशय से जुड़ी हुई समस्या हो सकता है। तो मूत्र त्यागने में शीघ्र और बार बार इच्छा जो है होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होना होगा, ये लिखिएगा, ये गलत है। मूत्र त्यागने में शीघ्र व बार बार इच्छा होना, मूत्र त्यागने में जलन व दर्द होना, ओके, मूत्र उत्सर्जन छिद्र पर खुजली होना चूँकि इन्फ्लामेशन है, मूत्र में रक्त आ सकता है, कमर के निचले भाग में दर्द हो सकता है। तो ये सब जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है लक्षण में। मलाशय पर करापन, ठीक है ना, मलाशय पर करापन होना, रात्रि में बार बार पेशाब जाना, थकान व कमजोरी होना, जी घबराना, उल्टी होना, बुखार लगना। तो जो मूत्राशय जो ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं, उनमें ये सारे लक्षण देखने जाते हैं, जैसे मूत्र त्यागने में बार बार और शीघ्र से इच्छा होना, मूत्र त्यागने में जलन व दर्द होना, मूत्र उत्सर्जन छिद्र पर खुजली होना, मूत्र में रक्त आना, कमर के निचले भाग में दर्द होना। समझ रहे हैं। मलाशय पर करापन होना, रात्रि में बार बार पेशाब जाना, थकान, कमजोरी, जी घबराना, उल्टी होना, बुखार, ये सारा के सारा देख सकते हैं उसी से रिलेटेड है, मूत्र से ही रिलेटेड है। समझ गए। निदान की बात करेगा माय डियर, तो निदान में हिस्ट्री टेकिंग सभी में होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन सभी में होगा। बाकी रह गया तो यूएसजी भी होता है, मूत्र परीक्षण भी किया जाएगा, रक्त परीक्षण भी किया जाएगा, सिस्टोस्कोपी और यूरेथ्रोस्कोपी दोनों होगा। अब देखिए सिस्टोस्कोपी से प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन जब आपका एक समस्या आ जाए सिस्टाइटिस का तो उसमें सिस्टोस्कोपी किया भी जाएगा और यूरेथ्रोस्कोपी, दोनों में से कोई, ठीक है।
तो ये हो गया निदान। चिकित्सीय प्रबंध की बात करेगा तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देते हैं, समझ गए, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन। एंटीमेटिक ड्रग देते हैं उल्टी को रोकने के लिए, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ देते हैं एवं अधिक मात्रा में द्रव लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गया चिकित्सीय प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध आपके सामने में है यहाँ पे। अब इन्फ्लामेशन है तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लामेशन होने पर काट के हटा देंगे हम मूत्राशय को ही, ये गलत है, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध में आपके सामने है, रोगी को अधिक से अधिक लिक्विड लेने को कहे, मरीज को हर 2 से 3 घंटे में मूत्र त्याग के लिए प्रेरित करे, मरीज को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखने की सलाह दे, मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा दे, मरीज को इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करने के कहें कि कितना पानी पिया और कितना मूत्र त्याग किया, यही इनटेक आउटपुट चार्ट होता है। आवश्यक होने पर मरीज का डायपर भी उपलब्ध कराना चाहिए, ओके। मरीज का बिस्तर साफ सुथरा रखना चाहिए, मरीज के कपड़े प्रतिदिन बदलने चाहिए, मरीज के आसपास साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है टोटल 3 प्रश्न आज मैंने बता दिया। सिस्टाइटिस के बारे में बताया, आपके सामने है सिस्टाइटिस के संबंधित इंग्लिश में दिया गया है, ओके। तो जो भी लोग पढ़ने वाले हैं मैं यही कहूँगा कि पढ़िए, 3 प्रश्न आज कराए हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस सेकेंड ईयर का भी समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का तो इसी वीक में समाप्त हो जाएगा, सेकेंड ईयर का भी आपको अगले वीक में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर थोड़ा बड़ा है, पहले से भी मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग अभी तक पढ़े हैं उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा आगे, जो नहीं पढ़े हैं वही मुँह पर हाथ रख के झकेंगे एग्ज़ाम में, और जब कंपटीशन का बात आएगा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, और क्या होगा, 10-10 बुक फिर से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।